बांग्लादेश में हिंसा के पीछे कितनी बड़ी साजिश, बदले हालात में भारत को क्या करना चाहिए? कुछ साजिशें सुनियोजित ढंग से रची जाती हैं, जबकि कुछ में योजना बुरी तरह विफल हो जाती है, जिससे अनपेक्षित परिणाम सामने आते हैं। आने वाले महीनों में बांग्लादेश में 2026 में चाहे जो भी घटनाक्रम घटे, 12 दिसंबर को ढाका में इंकलाब मंचों कार्यकर्ता उस्मान हादी को किसने गोली मारी, इस पर अटकलें जारी रहने की संभावना है और इसमें कई दिलचस्प मोड़ भी आ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपेक्षाकृत कम जाने-माने व्यक्ति की दुखद हत्या, जो भारत में आंदोलनकारी कहलाने वाले एक विशेष समूह के अलावा कहीं और नहीं जाना जाता था, ने इतनी हिंसक प्रतिक्रिया क्यों पैदा की? मोहम्मद यूनुस की अस्थिर सरकार के समर्थकों द्वारा गढ़ी गई आधिकारिक कहानी के अनुसार, हत्यारा आवामी लीग का एक जाना-माना कार्यकर्ता था, जो बाद में भागकर भारत में शरण ले चुका है। ये सुझाव दिया जा रहा है कि यह हत्या अवामी लीग द्वारा सरकार के समर्थकों में दहशत फैलाने का एक तरीका था। यदि निर्वासित अवामी नेतृत्व ने वास्तव में हादी की हत्या की साजिश रची थी, तो यह एक असफल षड्यंत्र का मामला था। इसके विपरीत नेशनल सिटीजन पार्टी मुख्य सलाहकार से निकटता के कारण राजा की पार्टी के नाम से अधिक प्रसिद्ध के तथाकथित युवा क्रांतिकारियों द्वारा की गई प्रतिक्रियात्मक हिंसा अधिक टारगेटेड मालूम पड़ता है। बंगाली संस्कृति के कुछ शेष प्रतीकों पर हमला करने, मीडिया में असहज आवाजों को डराने धमकाने और मेमन सिंह में एक हिंदू व्यक्ति की बेरहमी से पीट कर हत्या करने के अलावा इस हिंसा के दो स्पष्ट उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों को बाधित करना था, जैसा कि हादी के भाई ने आरोप लगाया था, और उन्होंने यूनुस की अंतरिम सरकार के एक गुट पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। दूसरा उद्देश्य बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की 17 वर्षों के निर्वासन के बाद घर वापसी को रोकना था। संभवतः एक तीसरा उद्देश्य भी था, और वह भारत विरोधी उन्माद और युद्ध का उन्माद पैदा करना। अति उत्तेजित एनसीपी नेताओं ने बांग्लादेश द्वारा 7 बहनों बांग्लादेश को भारत से अलग करने की प्रक्रिया शुरू करने पर जोर दिया। एक क्रांतिकारी सरकार के सत्ता संभालने की भी मांग उठी। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि दोनों ही तरह की साजिशों के अप्रत्याशित परिणाम निकले। जुलाई क्रांति के समर्थकों द्वारा की गई हिंसा ने बांग्लादेश के महत्वपूर्ण हितधारकों में दहशत पैदा कर दी। शेख हसीना की सत्ता से हटने के बाद ये उम्मीद जगी थी कि यूनुस स्थिति को शांत करेंगे और लोकतांत्रिक शासन की सुचारू रूप से स्थापना में मदद कर सकेंगे। लेकिन अफसोस, यूनुस ने अपने कार्यकाल का अधिकांश समय अपनी सत्ता सुरक्षित रखने और अपने चहेतों को संरक्षण देने में ही बिताया। पिछली सरकारों के शासनकाल में बांग्लादेश में जो स्थिरता और प्रगति देखी गई थी, वह पिछले 16 महीनों में कार्यवाहक सरकार के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। उग्र इस्लामी चरमपंथियों ने सामाजिक शांति भंग कर दी है, भीड़ के शासन ने नागरिकों के दैनिक जीवन को खतरे में डाल दिया है, और जबरन वसूली और अनिश्चितता ने आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हादी की मृत्यु के बाद हुई हिंसा के नवीनतम दौर से यह स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश अब टूटने के कगार पर है। खालेदा जिया के राजनीतिक उत्तराधिकारी तारिक रहमान की पिछले गुरुवार को ढाका वापसी ने क्षणिक रूप से राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। तारिक रहमान का जिस तरह से जोरदार स्वागत हुआ, उससे स्पष्ट हो गया है कि बीएनपी का जनाधार पूरी तरह से बरकरार है और जमात-ए-इस्लामी और एनसीपी के समर्थन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कार्यवाहक सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव का विरोध करती है और अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोकती है, तो बीएनपी की शानदार जीत निश्चित है। किसी भी स्थिति में अवामी लीग का बड़ा वोट बैंक बीएनपी को रणनीतिक समर्थन देने की संभावना रखता है। खासकर 1971 के मुक्ति आंदोलन की विरासत के प्रति बीएनपी की प्रतिबद्धता को देखते हुए तारिक की वापसी से सिर्फ कट्टर बीएनपी समर्थक ही उत्साहित नहीं हुए हैं, मध्यम वर्ग और कारोबारी समुदाय से भी उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जो बढ़ती अराजकता से चिंतित है और अब एक स्पष्ट भावी प्रधानमंत्री के सामने आने से राहत महसूस कर रहे हैं।